हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन एनालिटिक्स का एक नया टॉपिक। क्या बोलते हैं उसको, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम पे हम दो चीज पढ़ने वाले हैं, एक रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम और एक तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये दो चीज हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, वो पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं ये सब टॉपिक का ऊपर। क्या हो गया कि कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल या भी हम इसको बोलते हैं डेरिवेबल, ओके, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। तो ये सब चीज का ऊपर बेस है ये वाला हमारा चैप्टर, मतलब क्या नाम है उसका, टॉपिक। ओके, चलो समझते हैं पहले क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है। देखो हम लोग क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं x बिलोंग्स टू 1,3 है, ऐसा भी लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू 1,3 ऐसा भी लिखते हैं। तो ये दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 होता है, और यहाँ पे 1 लेस देन x लेस देन 3 होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लोज इंटरवल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। तो इसका मतलब हो गया क्या, ओपन और क्लोज में जो फर्क आया मेन क्या हुआ कि क्लोज इंटरवल जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा, इसमें क्या हो गया, x का वैल्यू 1 और 3 को इंक्लूड करके बाकी सब वैल्यू भी आ जाएगा। 1 आएगा, 3 आएगा, 1.1, 1.2, 2.3 सब कुछ आएगा उसके अंदर में। कितना वैल्यू है इसके अंदर में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। ओके, तो इसमें क्या होगा, फिर से वही 1 से 3 का बीच में सारे चीज आएगा एक्सक्लूडिंग 1 और 3। मतलब ऊपर में 1 भी आ जाता है और 3 भी आ जाता है, सॉरी क्लोज में 1 भी आ जाता है और 3 भी आ जाता है। ये एग्जांपल का हिसाब से मैं बता रहा हूं। और ऊपर में क्या होता है, 1 और 3 नहीं आता है। तो अगर मैं a और b ले लूं, जनरलाइज कर दूं x बिलोंग्स टू a, b, तो इसका मतलब हो गया क्या, a से b का भीतर में जितना वैल्यू है सारे आ जाता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आर कमिंग ऑलवेज। और बिलोंग्स टू a, b ले ले तो उसमें भी सारे आता है। डिफरेंस क्या है इसमें, क्या a और b नहीं आ सकता, इसमें a और b भी आ सकता है। खत्म। तो ये हो गया हमारा क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। इतना इसका मतलब समझ में आ गया ना। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल का क्या मतलब होता है। कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल का क्या मतलब है बता देता हूं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, जो भी फंक्शन दिया होगा वो फंक्शन का मान लेते हैं मैं कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, और वो ग्राफ अगर टूटेगा नहीं, पूरा कंटिन्यू चलते जाएगा। ओके, हम अपना पेंसिल या पेन जो भी है या फिर जो भी है उसको वहां से हटाएंगे नहीं। ग्राफ ड्रॉ करते समय कोई भी पॉइंट में उसको हटाएंगे नहीं। जो पॉइंट में हटाएंगे मतलब उस जगह में हो गया क्या, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये हो गया दिस। अच्छा, कंटिन्यूअस के बारे में मैं बता दूं, एक्चुअली में कंटिन्यूअस फंक्शन हमारा क्या होता है, जब तक वैल्यू मिलते जाता है वो कंटिन्यूअस ही हम बोलते हैं। होता ही है, बोलते नहीं, वो होता है। जैसे मान लेते हैं fx = x² + 1। इसमें हम लोग अगर x का वैल्यू डालते जाएंगे, x का वैल्यू निकलते जाएगा। हम जितना वैल्यू डालते जाएंगे वो सारे वैल्यू निकलते जाएगा इसका। तो हम प्लॉट कर सकते हैं पॉइंट, क्या नाम है उसका, xy प्लेन में वो पॉइंट्स ऑफ प्लॉट कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग x एंड y का वैल्यू को, और उसके बाद हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वैल्यू मिलते ही जाएगा, मतलब हमारा ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस होते रहेगा। जैसे मान लेते हैं एक और एग्जांपल देता हूं, fx = x² + 4/x - 1। तो ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन में क्या हो गया, अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट कर दूं, जरा देखो कितना बन रहा है, 4 + 1 5/0। 5/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। मतलब जब x का वैल्यू 0 हुआ उस समय y का वैल्यू हो गया इनफाइनाइट। तो नहीं मिलेगा y एक्सिस में। तो इन दैट केस क्या हो गया, वो पॉइंट हमको मिलेगा ही नहीं। पॉइंट मिलेगा ही नहीं मतलब वो जगह में वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो एक फंक्शन एक जगह में, कौन सा जगह में डिसकंटिन्यूअस होता है, उसके लिए हम लोग को ये देखना पड़ता है जहां पे वो अनडिफाइंड है, वो पॉसिबल प्लेसेस, पॉसिबल पॉइंट्स हो गया जहां पे वो डिसकंटिन्यूअस है। और भी कहीं पे हो सकता है, अलग बात है, लेकिन ये एक तो अलग पॉइंट हो गया जहां पे ये
क्या डिसकंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस ही एक फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं कैसे पता चलेगा? नंबर 1 देख लेंगे हम लोग कि वो हर वैल्यू में डिफाइन है कि नहीं। वो इंटरवल देता है, हम लोग जो थ्योरम पढ़ेंगे उस समय, तो उस केस में वो डिफाइन है कि नहीं, मतलब अगर वैल्यू मिलते जाएगा हम डिफाइंड है बोल के बोलते जाते हैं। f(1) मिलता नहीं है तो हम बोल रहे कि ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है एट x = 1। क्लियर हो गया इतने बात? ओके, तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस का बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, या फिर वैल्यू उसका कहाँ पे मिलता है कहाँ पे नहीं मिलता है। तो उसका बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं पहले से दे देता हूँ, उसको नोट करके रख लो। उसके बाद आगे में हम लोग देखेंगे, उसका यूज करेंगे। ठीक है, हेडिंग लिख लो ना। हेडिंग तो पहले लिखोगे मीन वैल्यू थ्योरम्स। मीन वैल्यू थ्योरम्स, जिसमें कि हम पहला पढ़ रहे हैं आज रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। ये हम लोग आज पढ़ेंगे। अभी इसको मत लिखो, अभी पहले तो हेडिंग लिख लो, सम कंटिन्यूअस फंक्शंस। ओके, कुछ फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस होता है हमेशा के लिए, उसके बारे में मैं पहले बता दे रहा हूं। ओके, नंबर 1 लिख लो, ऑल पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस। ऑल पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल भी लिख दो साथ में, एंड डिफरेंशिएबल ऑन आर। ऑन आर, आर बोलने से रियल नंबर। जितने सारे पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल समझते हैं ना हम लोग, पॉलिनोमियल का मतलब समझते हो ना, x का पावर खाली नेचुरल नंबर रहेगा या फिर कांस्टेंट टर्म आएगा, तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हो। हमेशा के लिए डिफाइंड है, वो हमेशा के लिए कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। नंबर 1 खत्म। नंबर 2 लिख लो, sin x cos x are always continuous and differentiable। sin x and cos x are always continuous and differentiable। तो sin x cos x हमेशा कंटिन्यूअस भी रहता है, डिफरेंशिएबल रहता है। ओके, नंबर 2 हो गया। नंबर 3, e to the power x, a to the power x are always continuous and differentiable। e to the power x and a to the power x are always continuous and differentiable। Okay, next, log x is continuous in its domain। log x is continuous in its domain। तो ये कुछ एग्जांपल्स में दे रहा हूं, है ना, जिसके लिए कि ये कंटिन्यूअस होता है। ओके, हम चेक भी कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ एग्जांपल हम नोट करके रख सकते हैं। ओके, अगला पॉइंट लिख लो, if f(x) and g(x) are two continuous functions। okay, f(x) and g(x) are two continuous functions, then f(x) by g(x) is f(x) plus g(x), comma f(x) minus g(x) and f(x) into g(x) is also continuous, is also continuous। okay, f(x) by g(x) is continuous provided g of x is not equals to 0। f of x by g of x is continuous provided g of x is not equal to 0। क्लियर पॉइंट हो गया इतना? ओके, नीचे लिखो एक और पॉइंट, ए फंक्शन is differentiable at a point if we are getting a definite value at that point in the derivative of the function, ओके। अब नोट करके 2-4 पॉइंट लिख लो, पहला पॉइंट लिखो,
not differentiable for those x where f of x is equal to 0। तो समझते हैं इसका क्या मतलब है। मान लेते हैं लिखा x-3 का मॉड कब डिफरेंशिएबल नहीं है, मेरे को पता है कब नहीं है, जब x-3 का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू 3 हो जाएगा। अगर x² -3 दे दिया तो प्लस माइनस √3 हो जाएगा। अगर 1 - x मॉड दे दिया तो 1 में डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, तो पहला पॉइंट लिख लिया। नंबर 2 लिखो, if there is a sharp point in the graph, if there is a sharp point in the graph, sharp point का मतलब क्या होता है, ये पॉइंट, ये मैं ग्राफ ड्रॉ किया, ऐसे करके जा रहा था, शार्प पॉइंट ये हो गया। तो ये ग्राफ जा रहा था ऐसे करके, ऐसे उतर के आ गया, तो शार्प पॉइंट। स्मूथली अगर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, शार्प पॉइंट पे वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, ए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल if there is a sharp point in the graph. A function is not differentiable at a point where the graph has a sharp point. Okay, लिख लिया। ओके, उसके बाद fx का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब कैसे लिखते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट में, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx कर देता हूं, इज नॉट कंटिन्यूअस व्हेन fx is equal to इंटीजर। ओके, इसका मतलब है कि मान लेते हैं दिया है fx is equal to 2x, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। कहां पे नहीं है कंटिन्यूअस? 0 में, हाफ में, 1 में, 3/2, 2, 5/2, मतलब जब जब ये इंटीजर होगा, ये इंटीजर होगा मतलब क्या हो गया, 2x का वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, सब माइनस में भी आ सकता है। तो ना 2x का वैल्यू बताया, तो x का वैल्यू क्या होगा, 0, हाफ, 1, 3/2, 2, 5/2, 3, ऐसे करके आएगा। तो सब जगह में ये कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, if fx is not continuous, if fx is not continuous at x is equal to a, then fx is not differentiable at x is equal to a। मतलब कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो हो नहीं सकता। तो अगर मेरे को कहीं पे बोला है कि कंटिन्यूअस चेक करो, डिफरेंशिएबल चेक करो, अगर मेरा कंटिन्यूअस नहीं हुआ मैं वहां पे रुक जाऊंगा, डिफरेंशिएबल नहीं है बोल के बोल दूंगा। लेकिन उल्टा सही नहीं है। उल्टा का मतलब क्या, डिफरेंशिएबल अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लिखो, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, दैट इज if a function is not continuous, not differentiable at x is equal to a, at x is equal to a, it may or may not be continuous, it may or may not be continuous at x is equal to a। मतलब डिफरेंशिएबल अगर है नहीं है तो जरूरी नहीं कि वो कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा वो भी जरूरी नहीं। इसका मतलब क्या बोला मैं, डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस दोनों हो जाएगा। कंटिन्यूअस है तो कोई गारंटी नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल अगर नहीं है तो भी वो गारंटी दे दिया कि ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्लियर, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी में 2 पार्ट हमारा कवर होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर नहीं है तो हमको फिर टेस्ट करना पड़ेगा कंटिन्यूअस के बारे में।
एनीवे अब लिखो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। तो थ्योरम क्या बोलता है, इफ fx is a function such that first bit fx is continuous at x is equal to continuous on a comma b, fx is derivable or differentiable at a comma b. Third, f of a is equal to f of b. F of a is equal to f of b. Then there exists at least one value c belongs to a comma b where f dash c is equal to 0, where f dash c is equal to 0. ओके, चलो इसको समझते हैं कि क्या बोल रहा है ये। ज्योमेट्रिकली मतलब समझते हैं, हेडिंग लिख लो ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिख लिया, चलो समझने का कोशिश करते हैं क्या है। ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, बोल रहा है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। पक्का, मतलब ये ग्राफ जहां से शुरू होगा लास्ट में वहां पे खत्म होने वाला है, ये तो पक्का बात है। बोला कि कंटिन्यूअस है, मतलब बीच में ग्राफ टूटेगा नहीं, बीच से ग्राफ टूटेगा नहीं, और ये डिफरेंशिएबल भी है, मतलब ग्राफ में कोई भी शार्प पॉइंट नहीं होगा, पूरा स्मूथ चलेगा। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज जो ग्राफ बनता है, क्या पॉसिबिलिटी का ग्राफ बनेगा। एक तो मैं सिंपल बनाता हूं, ऐसे आ सकता है, यहां से स्टार्ट बढ़ते बढ़ते गया, कहीं पे उतरना तो पड़ेगा ना, अगर ऊपर गया भी है तो नीचे उतरना तो पड़ेगा, क्योंकि एफ ऑफ बी है, एफ ऑफ ए के साथ सेम है, मतलब ये जो वैल्यू है ये भी वही वैल्यू है। ओके, अच्छा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, कुछ ऐसा ये भी हो सकता है कि ऐसे आके यहाँ पे पहुंच गया, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। और हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, अरे बहुत सारे हो सकता है। मैं खाली इसको कंसीडर कर रहा हूं, मान लेते हैं। तो उसके लिए क्या बोल रहा है कि ये f डैश से 0 का मतलब क्या हो गया। जब हम f डैश x निकालते हैं क्या देता है पता है ना, बताया तो था, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब है टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, उसका स्लोप है ग्राफ पे, ये ग्राफ है देखो। अच्छा मान लो ये पॉइंट में ले लिया, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ ऐसे आएगा, है ना। अच्छा बताओगे मेरे को कि ये लाइन जो देख रहे हो इसका स्लोप क्या होगा। स्लोप क्या फॉर्मूला में आता है, tan थीटा। थीटा क्या है, जो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कर रहा होगा, एक्स एक्सिस ये है, ये तो इसके साथ पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल क्या, 0, तो स्लोप क्या होगा tan 0। tan 0 का मतलब क्या होगा 0। हाँ, इसका मतलब है क्या कि टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस को पैरेलल है, समझ लो मेरे बात। तो बता रहा है थ्योरम क्या कि अगर f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b हो गया तो उस ग्राफ में एक पॉइंट हमको एटलीस्ट मिलने वाला है। मैं क्यों बता रहा हूं, एक पॉइंट बोलूंगा अभी, एक पॉइंट एटलीस्ट मिलने वाला है जहां पे कि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस को पैरेलल हो जाएगा। इसे मैं ये ग्राफ का बनाने बोल रहा था, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो ग्राफ ऐसे हो सकता है मैं बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे पॉसिबिलिटी है ना। तो ये अगर ग्राफ हुआ तो ये पॉइंट में टेंजेंट हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
अच्छा ये भी हो सकता है, तो यहां पे हमारा क्या होगा, ये जगह में पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वैल्यू हो गया सी का, ये एक्स एक्सिस में जो पॉइंट आता है वो सी का वैल्यू, तो ये सी का, क्लियर है। अच्छा अब सोचो कि मान लेते ग्राफ ये वाला है, तो ये एक पॉइंट है जहां पे कि टेंजेंट पैरेलल हो गया, ये एक पॉइंट है जहां पे टेंजेंट पैरेलल हो गया, मतलब अभी दो तो सी का वैल्यू मिलेगा हमको। और अगर ग्राफ ऐसा है तो 1 2 3 4 मिलेगा। तो थ्योरम बोल रहा है कि अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो एक तो वैल्यू तो एटलीस्ट मिलेगा, हमको एक से ज्यादा मिलेगा तो भी थ्योरम है सही, एक से ज्यादा मिलेगा तो सही है, एक से कम अगर मिलेगा मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा इसका मतलब है कि थ्योरम गलत है। तो हमको बहुत सारे क्वेश्चन में देगा कि थ्योरम को वेरीफाई करो, इसका मतलब हमको देखना है वो सी का वैल्यू जो है वो ए और बी का बीच में आया कि नहीं, क्लियर है ना। चलो लिख लो ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिखा, लिखो इफ ए फंक्शन satisfies all conditions for Rolle's theorem, then we'll get at least one point between A and B, one value x. It will get at least one value x between A and B on the graph where the tangent is parallel to x-axis. Where the tangent is parallel to x-axis. ठीक है, अब चलो एक दो सवाल पहले करते हैं तो हमको आइडिया हो जाएगा कि रोल्स थ्योरम में हम करने वाले क्या है। हो गया, देखो fx is equal to x square minus 5x plus 6, x belongs to 2, 3, ये दिया। सवाल बोला है क्या बता रहा हूं, वेरीफाई रोल्स थ्योरम, सवाल बोला है वेरीफाई रोल्स थ्योरम। ओके, तो सबसे पहले हमारा काम है क्या, ये तीनों को देखेंगे हो रहा है कि नहीं, अगर होगा तो रोल्स थ्योरम आगे बढ़ेंगे। ये जो देखेंगे ये तीनों सेटिस्फाई करेगा तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला देखते हैं क्वेश्चन लिखता हूं, fx is a polynomial, हो गया ना, so it is defined for all x belongs to 2, 3। polynomial हमेशा डिफाइन होता है for all x belongs to 2, 3। मतलब क्या हो गया, 2 से 3 के अंदर में कुछ भी वैल्यू डालो हमको वैल्यू मिलता है कि नहीं वो देखना, मिल गया। So fx is continuous on 2, 3। पहला पॉइंट हो गया हमारा जो कि हमको लिखना है, पॉइंट लिखे ना लिखे लेकिन स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट से यहां तक काट देने से भी चलेगा। fx is defined for all x belongs to this लिखोगे। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि इसका डेरिवेटिव पहले निकालो 2x - 5, तो ये भी तो पॉलिनोमियल है तो इसका वैल्यू भी तो मिल जाएगा, यहां से आता है इट इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2, 3। अब मेरे बात सुनो ध्यान से, ब्रैकेट का ऊपर बहुत बारीकी से देखना है हम कि हम ब्रैकेट सही दे रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे 2, 3 क्लोज ब्रैकेट में है, अभी मैं ओपन ब्रैकेट कर दिया। कंटिन्यूअस क्लोज में देखना पड़ता है और डिफरेंशिएबल ओपन में देखना पड़ता है। ठीक है, चलो डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2, 3। सो fx इज डिफरेंशिएबल ऑन 2, 3। तो हम दो तो पार्ट तो प्रूव कर लिए, ये एक पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया। अब तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट बोला है कि f ऑफ पे और f ऑफ b देखो, a ये है और b ये है,
तो f ऑफ 2 कितना होगा बताओ? 2 4 minus 10 plus 6 0. f of 3 9 minus 15 plus 6 ये भी 0. तो f of 2 is equal to f of 3. तो रोल्स थ्योरम क्या हो गया? is क्या हो गया? एप्लीकेबल. तो ये 3 स्टेप में मार्क मिलेगा. अगर सवाल 5 मार्क का होगा 3 मार्क यहाँ पे होगा मान लो. ओके, अब यह तो हमको मिल गया कि रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो जाके रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे. तो फिर थ्योरम क्या बोल रहा है कि f' c 0 हो जाना चाहिए. देखते हैं f' कितना मिलता है. ये 4 स्टेप है. f' is 2c minus 5. If f' is equal to 0, 2c minus 5 is equal to 0, c is equal to 5 by 2. अब हमको ये देखना है कि ये जो c का वैल्यू आया क्या वो a और b का भीतर में है कि नहीं. a बोलने से 2 है और b बोलने से 3 है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अगर होगा तो वेरीफाइड, नहीं होगा नॉट वेरीफाइड. बिलोंग्स टू 2,3 है कि नहीं. ये तो हो गया हमारा 2.5, 2 से 3 का बीच में है. सो द थ्योरम इज वेरीफाइड. क्लियर? लिखो. अब अगला सवाल लिखता हूं. मिटा रहा हूं मैं इसको. ओके, लिखो. f of x is equal to root under 9 minus x square. x belongs to minus 3,3. ठीक है. तो हमको बोला है कि फिर से वही बात है कि वेरीफाई करो रोल्स थ्योरम फॉर दिस स्टेटमेंट, दिस क्वेश्चन, ये फंक्शन के लिए. तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है. तो पॉलिनोमियल नहीं है तो हम वो तो नहीं लिख सकते कि बीइंग ए पॉलिनोमियल इट इज कंटीन्यूअस. तो ये केस में हमको क्या करना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा कि ये जो चीज है क्या इसका वैल्यू मिल रहा है. यहां से यहां तक डालने से मिल रहा है वैल्यू, मतलब कंटीन्यूअस होगा ही होगा. ठीक है, चलो देखते हैं. अब पहले ये तो सोचो कि इसका वैल्यू मिलेगा नहीं कब. अगर रूट ओवर का अंदर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा. अच्छा, वो नेगेटिव होने के लिए ये वैल्यू चाहिए 9 से ज्यादा. यहां पे तो -3 से 3 तक x का वैल्यू दिया है, वो तो ज्यादा से ज्यादा 9 ही होगा. क्या 9 होने से ये डिफाइंड है? क्योंकि सॉरी -3 से 3, हां जैसा 9 होगा. 9 - 9 0, 0 का रूट ओवर 0. हां, वैल्यू मिला. नेगेटिव होने से नहीं मिलेगा. इसका मतलब है कि ये डिफाइंड है. Not because of polynomial, because I am getting a value for this. इसके लिए वैल्यू मिला -3 से 3 का बीच में. So that is why हम बोल सकते हैं कि ये कंटीन्यूअस है. ठीक है, लिखो. ये वाला काफी सेफ स्टेटमेंट है. सारे क्वेश्चन में हम ये वाला स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं जो क्वेश्चन दिया होगा सारे में, लेकिन ये कंडीशन होना चाहिए कि वो एक्चुअली में डिफाइंड हो रहा है. ओके, और करने का तरीका मैं बता दिया कि डिफाइंड कैसे होता है. चलो देखते हैं. ओके, पहला, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल x belongs to -3,3, so continuous on -3,3. ये पहला पार्ट हो गया. अब हम लोग दूसरा पार्ट में आ जाते हैं. f' निकाल देता हूं. 1/2 root under 9 minus x square into -2x is equal to -x by root under 9 minus x square. तो सवाल है कि क्या इसका वैल्यू मिलता है -3 से 3 का बीच में? कब नहीं मिलेगा? दो पॉसिबिलिटी. एक, ये नेगेटिव होगा, वो तो नहीं होगा, चेक कर लिए. दूसरा, ये वाला 0 हो जाएगा. ये 0 होने के लिए x का क्या वैल्यू चाहिए? -3 चाहिए या फिर +3 चाहिए. लेकिन -3 और +3 मेरे को लेना नहीं है.
कौन सा जगह में? जब डिफरेंशिएबल चेक करते हैं, क्योंकि वहां पे ओपन ब्रैकेट होता है। ओपन ब्रैकेट में मैंने बताया ना, वो दोनों वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होता है जो एंड वैल्यू तो दिया होगा। तो -3 में नहीं पुट करूंगा और 3 नहीं पुट करूंगा और चेक करूंगा कि डिफाइंड है कि नहीं है ना डिफाइंड। इसका मतलब है कि ये कंटीन्यूअस है, सॉरी डिफरेंशिएबल है। ओके, लिखो इट इज डिफाइंड for all x belongs to -3, open bracket. Okay, so fx is differentiable on -3, open bracket लिखोगे। थर्ड बीट f of a और f of b चेक करना पड़ता है, f of a और f of b। f of a बोलने से कितना हो गया? f of -3, 9 - 9 √0 होगा। f of 3 होगा कितना? फिर से 9 - 9 3, तो f of -3 is equal to f of 3। Therefore Rolle's theorem is applicable। अभी तक हम अप्लाई कर पाएंगे बोल के बोल रहे हैं। ये 3 कंडीशन में से रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये गलतफहमी में मत रहना कि f of this हमेशा सेम होगा तो 0 ही होगा। 0 नहीं, कुछ और भी हो सकता है। अलग बात है कि मैं जो एग्जांपल ले लिया वहां पे 0 आ गया, लेकिन 0 होना जरूरी नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। अप्लीकेबल हो गया तो फिर हम लोग f' निकाल के इसका C का निकालते हैं। f' बताओ कितना हो रहा है? यहाँ पे लिखा है f', तो f' हो जाएगा -c/√9 - c²। If f' is equal to 0, -c/√9 - c² is equal to 0, -c is equal to 0, c to 0। ओके, c का वैल्यू निकला 0। अब देखते हैं कि ये -3 का 3 का बीच में है कि नहीं, बताओ। -3 से 3 का बीच में 0 होता है कि नहीं? होता है, तो लिख देंगे belongs to -3, और साथ में ये भी लिख देंगे कि थ्योरम वेरीफाई हो गया। तो हमको पहले चेक करना पड़ता है कि थ्योरम हम डाल सकते हैं कि नहीं। अगर हम चेक कर लिए उसके बाद हम लोग क्या करना है, हमको क्या करना है कि थ्योरम सही या गलत है उसको चेक करना, उसको बोलते हैं वेरीफाई। क्लियर है? चलो लिख लो इसको। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखो e to the power 1 - x² fx is equal to x belongs to -1, ओके। अब सवाल में ये बोला है कि चेक करो कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई करो इसके। तो फिर से आपको 3 पॉइंट देखना पड़ेगा। ये एक्सपोनेंशियल हो गया, तो ये पावर से सब मतलब है। जब तक ये पावर रियल नंबर देते रहेगा तब तक हमारा वैल्यू मिलते रहेगा, और ये पावर जो है ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल तो हमेशा डिफाइंड होता है, तो मतलब ये तो हमेशा रियल नंबर देगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। -1 से 1 के बीच में कुछ भी डालो वैल्यू तो मिल ही जाएगा। हम तो रियल नंबर का बारे में बात करते हैं, यहाँ पे तो बहुत कम ही दिया -1 से 1, हर वैल्यू में मिलेगा कि नहीं? लिखो पहला, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1, क्लोज ब्रैकेट रहेगा इसमें। इट इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1, सो कंटिन्यूअस ऑन -1, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट देना है। पहला बिट हो गया। सेकंड बिट डेरिवेटिव निकालते हैं। f' बिना पूछे तुम लोग को बिना समझाए लिख दे रहा हूं, ये एज्यूम करके कि ये सिंपल सा चीज तुम लोग को आता होगा, ठीक है। f' हो गई, दिस इज योर f', ओके। अब बताओ जो f' तुम देख रहे हो वो f' में ये वाला पार्ट का वैल्यू तो मिल ही जाएगा -1 से 1 के बीच में, और -1 1 भी इंक्लूड नहीं करते हैं। ये वाला पार्ट का वैल्यू भी मिलेगा, मतलब ये डिफाइंड हो गया। लिखो इट इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1,
So fx is differentiable at x is equal to differentiable on x belongs to -1, ओपन ब्रैकेट। अब तीसरा चेक कर लेते हैं। f of -1 आ रहा है कितना, e to the power 1 minus 1 e to the power 0 is equal to 1। f of 1 आया e to the power फिर से 1 minus 1 e to the power 0 is equal to 1। Therefore f of -1 is equal to f of 1। हाँ, ये क्वेश्चन में देखो 1 नहीं आया, हमको चाहिए सेम है कि नहीं, 1 होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। सेम होने से हमारा काम बन जाएगा। क्लियर, अभी सेम है ना, ओके। तो थ्योरम इज एप्लीकेबल, लिख लो, देयरफॉर द थ्योरम इज एप्लीकेबल, ओके ना। अब लिखते हैं f dash c is equal to -2c into e to the power 1 minus c square। If f dash c is equal to 0, -2c into e to the power 1 minus c square is equal to 0 implies c is equal to 0 as e to the power 1 minus c square not equals to 0। Therefore c is equal to 0 belongs to -1, 1, so the theorem is verified। क्लियर हुआ, ओके। चलो अगला सवाल लिखते हैं, लिखो fx is equal to sin x plus cos x, x belongs to 0, pi by 2। फिर से ये आसान सा सवाल है, fx is equal to sin x plus cos x, x belongs to 0, pi by 2। अच्छा बताओ, 0 से pi by 2 के बीच में sin x का वैल्यू मिलता है कि नहीं, मिलता है। cos x का वैल्यू भी मिलता है, इनफैक्ट sin x cos x तो हर वैल्यू के लिए मिलता है sin x cos x का। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड लिख देंगे, पहला स्टेटमेंट आराम से लिखते हैं, इट इज डिफाइंड for all x belongs to 0, pi by 2। So fx is continuous on 0, pi by 2। पहला कट हो गया, अब f dash x निकाल देते हैं। f dash x में क्या आ गया, cos x minus sin x। अच्छा, अभी फिर से sin cos आ गया, तो ये भी तो डिफाइंड है, तो लिख देंगे इट इज डिफाइंड फॉर ऑल x belongs to 0, pi by 2। It is defined for all x belongs to 0, pi by 2। 0 pi by 2 दोनों में ओपन ब्रैकेट रहेगा। So fx is differentiable on 0, pi by 2, ओपन ब्रैकेट फिर से। आप तीसरा क्या, ये दोनों सेम है कि नहीं देखना पड़ेगा। f of 0 is equal to sin 0 plus cos 0, 0 plus 1, 1। f of pi by 2 is equal to sin pi by 2 plus cos pi by 2, 1 plus 0, 1। तो f of 0 का वैल्यू f of pi by 2 का साथ सेम हो गया। Therefore theorem is क्या, applicable। तो अगर एप्लीकेबल है तो हमको अभी क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए क्या करते हैं, f dash c निकाल के 0 करते हैं उसको। f dash c का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, देखते हैं यहाँ पे, cos c minus sin c। If f dash c is equal to 0 implies cos c minus sin c is equal to 0 implies cos c is equal to sin c implies tan c is equal to 1, 1 होने से x का वैल्यू और c का वैल्यू हो गया pi by 4। pi by 4 0 से pi by 2 का अंदर है कि नहीं है, so the theorem is verified। क्लियर है, ओके। अगला सवाल लिखते हैं, लिखो fx is equal to, मिटा रहा हूं इसको,
लिखो fx इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। fx इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 x बिलोंग्स टू माइनस 1/2 कॉमा रूट 2। तो पहला दो तो लाइन तो आसान है, फटाफट लिखते हैं उसको। लिखो इट इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस। अच्छा ये क्वेश्चन में हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दोनों करने का जरूरत नहीं है। क्या दोनों करने का जरूरत नहीं है? कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल। क्यों? क्योंकि एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमेशा होता है। तो लिख देते वही वाला लाइन, बीइंग ए पॉलिनोमियल, being a polynomial it is continuous on minus half comma root 2। अभी हमारा स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, and differentiable on minus half comma root 2। ओके चलो अब हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि ये और ये वैल्यू सेम हो रहा है कि नहीं। f of minus 1/2 is equal to 2 into minus 1/8 plus 1/4 plus 1/2। सॉरी पूरा लिख देते हैं, 4 into minus half, ओके minus 2। तो ये बन गया minus 1/4 plus 1/4 plus 2 minus 2, 0 हो गया। तो f of root 2 कितना हो जाएगा देखते हैं। f of root 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा कितना? रूट 2 का क्यूब, 2 रूट 2 इंटू 2, 4 रूट 2 हो गया ये, प्लस 2 माइनस 4 रूट 2 माइनस 2, तो 0 हो गया। तो f ऑफ माइनस 1/2 इज इक्वल टू f ऑफ रूट 2। सो थ्योरम इज क्या? एप्लीकेबल। अब हमको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए f' 0 करना पड़ेगा। तो f' निकालते हैं, तो उसके लिए f' निकालना पड़ेगा। कितना हो रहा है? 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। f' इज इक्वल टू 6c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 4। If f' is equal to 0, 6c square plus 2c minus 4 is equal to 0। ठीक है, काट दे इसमें 2 कॉमन लेके, तो 3c square plus c minus 2 is equal to 0। तो ये बन गया 3 into minus 2 minus 6 हो गया। तो c को तोड़ देते हैं, 3c square plus 3c minus 2c minus 2 is equal to 0। 3c कॉमन लेने से c plus 1 minus 2 कॉमन लेने से c plus 1 is equal to 0। तो c plus 1 into 3c plus 2 is equal to 0। c is equal to minus 1, c is equal to 2/3। करेक्शन करना, मैं गलत बोलाया, 3c minus 2 equal to। अब सवाल है कि ये जो दो का वैल्यू मिला, क्या दोनों इसके अंदर में है? ये नहीं है, लेकिन ये है। तो ये जो वैल्यू है बिलोंग्स टू माइनस 1/2 कॉमा रूट 2। तो बात है कि हमारा दो वैल्यू आया, एक तो नहीं रहा, तो क्या करूंगा मैं? बोलूंगा क्या? हाँ, क्योंकि थ्योरम बोला एटलीस्ट एक वैल्यू होना चाहिए। हमको दो वैल्यू मिला, दो तो c का वैल्यू मिला, एक रहा नहीं, एक रह गया। तो रहा नहीं को मत देखो, जो रह गया उसके लिए हम लिखेंगे कि थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, क्लियर? चलो लिखो नेक्स्ट सवाल। लिखो fx is equal to x cube plus bx square plus ax plus 5। एक मिनट,
fx is equal to x cube plus bx square plus ax plus 5। साथ में क्या बोला है 1,3। ओके, बोला है क्या 1,3। If Rolle's theorem is applicable to fx is equal to this on this, which holds at c is equal to 2 plus 1 by root 3, find a and b। ठीक है, ठीक, तो दिख ही रहा है ये पॉलिनोमियल है, तो कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशियल भी होगा। क्योंकि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो f of 3 is equal to f of 1 हो जाएगा। हो गया ना, पहला दो तो ऐसे करने का जरूरत नहीं है, दिखाई दे रहा है। और ऐसे बोल भी अगर बोला भी होता तो हम लिख देते क्योंकि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो ये दोनों तो होगा ही, तीसरा भी साथ में होगा। ठीक है, लिखो एज रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल सो इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एंड आल्सो f of 1 is equal to f of 3। f of 1 का देखते हैं कितना हो रहा है 1 plus b plus a, 1 plus b plus a plus 5 is equal to f of 3। 27 plus 3b, ये स्क्वायर है ना, b स्क्वायर, 3b नहीं 9b plus 3a plus 5, तो 9b और b 8b हो गया, 3a और a 2a, मतलब 2a plus 8b is equal to, इधर आ गया 32, इधर आ गया कितना 5 6, मतलब -26, तो a plus 4b का वैल्यू हो गया -13, या फिर a plus 4b plus 13 is equal to 0, जैसे भी चाहेंगे हम यूज कर सकते हैं इसका। हो गया। अब साथ में बोला है कि f dash of 2 plus 1 by root 3 is equal to 0 होना चाहिए। Also ये होना चाहिए क्योंकि रोल्स थ्योरम से ये वैल्यू मिला है। ओके, चलो लिखते हैं f dash x is equal to कितना होगा, यहाँ पे देखते हैं 3x square plus 2bx plus a, तो f dash of 2 plus 1 by root 3 is equal to 3 into 2 plus 1 by root 3 का स्क्वायर plus 2b into 2 plus 1 by root 3 plus a, हो गया। और उसका वैल्यू कितना होना चाहिए 0। सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इंप्लाइज 3 into 4 plus 1 by 3 plus 4 by root 3, क्लियर ना, प्लस 2b into this, तो कितना हो जाएगा 4b प्लस 2b by root 3 प्लस a is equal to 0। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 12 plus 1 13 प्लस ये हो गया 12 by root 3 प्लस 4b, a प्लस 4b इकट्ठे कर लेता है, a प्लस 4b प्लस 2b by root 3 is equal to 0। तो एक काम करते हैं, तीनों को एक जगह कर देते हैं अभी, a प्लस 4b प्लस 13, ये तीनों के लिए हो गया कितना 0 डाल देंगे हम, प्लस 12 by root 3 प्लस 2b by root 3 is equal to 0। तो 0 प्लस 12 by root 3 is equal to minus 2b by root 3,
तो √3 कट गया, b का वैल्यू हो गया -6। क्लियर है ना? b इज योर -6। अब बताओ b का वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 a -24 plus 13 is equal to 0, a is equal to 11। क्लियर है ये सवाल? ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में यही रोल्स थ्योरम का ऊपर कुछ और क्वेश्चन करेंगे।